नमस्कार साथियों, गरजते बादल चैनल में आपका पुनः स्वागत है। हम संधि पढ़ रहे थे। संधि भाग एक स्वर संधि, दूसरा भाग में व्यंजन संधि और आज तीसरा भाग विसर्ग संधि पढ़ेंगे। तो विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। मानी विसर्ग के साथ अगर स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। पहले ये चीज देखेंगे, यदि किसी शब्द के अंत में विसर्ग ध्वनि आती है तथा उसके बाद में आने वाले शब्द के स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने के कारण जो ध्वनि विकार उत्पन्न होता है वही विसर्ग संधि है। मतलब क्या आया कि विसर्ग संधि में विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होता है, माने विसर्ग का होना अनिवार्य है। विसर्ग संधि को समझने के लिए हमें कुछ नियमों को देखेंगे, जिसमें से पहला जो नियम है वह इस प्रकार है। यदि विसर्ग से पूर्व ए और बाद में ए हो तो दोनों मिलकर के ओ हो जाते हैं। ये नियम पहला है विसर्ग संधि का कि विसर्ग से पहले स्वर में ए और विसर्ग के बाद भी ए दोनों आ रहे हैं तो दोनों को जब हम मिलाएंगे तो जो है औ जो है वो बन जाएगा। देखिएगा कैसे बना, जैसे ए जमा ए और इनके बीच में बता कि पहले वाले शब्द यहाँ विसर्ग से पहले स्वर, तो विसर्ग से पहले स्वर ए और वो भी ए और विसर्ग के बाद भी ए तो दोनों मिलकर के ओ। आप जानते हैं कि ए जमा ए आ होता है, लेकिन विसर्ग बीच में आया हुआ है, विसर्ग बीच में आया इसलिए इसका विकार जो है ओ के रूप में हो रहा है। उदाहरण के रूप में देखा कि मनः अभिराम, तो इनको जोड़ेंगे तो ये आया विसर्ग और ये ए और इधर ए, तो दोनों को जोड़ा मानी ए विसर्ग और ए ये जुड़े तो क्या बना ओ जो बना तो ये मनोराम मनोविराम। मन है जमा अनुकूल, तो ये ए और ये विसर्ग ये मिलकर के ओ का जो है रूप बनाएंगे तो ये न के साथ ओ की ध्वनि ओ स्वर जो है वो जुड़ जाएगा तो मनोनुकूल। तीसरा उदाहरण है वह यस जमा अभिलाषा, तो इसका बन जाएगा यशोभिलाषा। ये पहला नियम था। नियम नंबर 2 इसको देखेंगे। यदि विसर्ग से पूर्व विसर्ग से पहले यदि विसर्ग से पूर्व ए आ विसर्ग से पहले ए आ हो तथा बाद में कोई भी भिन्न स्वर आए, अगर इस साइड में माने दूसरे वाले पद में अगर ए आ के अलावा कोई भी स्वर आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। ए आ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। एक बार फिर से देख लें इसको, ए आ के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग गायब हो जाता है। तो इसके उदाहरण हम देखेंगे कि अतः जमा एव, तो इसका विसर्ग लोप हो जाएगा क्योंकि यहाँ ए और यहाँ भिन्न स्वर ए, तो दोनों जब मिले तो विसर्ग का लोप हो गया। अतएव ततः जमा एव, तो ततएव यश जमा इच्छा, तो यस इच्छा, इसमें क्या देखा विसर्ग का लोप कब हुआ, जब ए के बाद में कोई भी असमान स्वर आया तब। नियम संख्या 3, विसर्ग से पूर्व यदि ए आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो और बाद में भी कोई स्वर या किसी व्यंजन वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या किसी भी वर्ग का जो तीसरा चौथा पांचवा, इनके अलावा य र ल व मानी यण वर्ण और एक है काकल्य ध्वनि बोला जाता है में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग जो है वो है र में बदल जाता है। आइए थोड़ा इस पर और चर्चा कर लेते हैं। ए आ के अलावा कोई भी स्वर, तो स्वरों की संख्या 11 होती है, 11 में से 2 ए आ को हटा देंगे तो बच गए 9, तो 9 स्वरों में से ए आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर आ जाए या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या रलव हो तो क्या होगा, विसर्ग जो होगा वो र के रूप में बदल जाएगा।
उदाहरण देखें, निह जमा बल। अब इसमें निह में ई स्वर आया हुआ है, बताया था ए आ के अलावा, और आगे कोई भी स्वर हो तो ब में ए, तो देखा ये क्या बन जाएंगे, रे, और रे भी कौन सा, हलंत लगा हुआ, तो निह जमा बल, निर्बल। ठीक उसी प्रकार से अन्य उदाहरण है, दुह जमा जन, दुर्जन, आसिह जमा वाद। ये परीक्षा उपयोगी है, इसको थोड़ा और विशेष रूप से देख लेंगे, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आसिह जमा वाद, आशीर्वाद। निह जमा धन, निर्धन, ये भी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इसमें जितने भी मैंने कोशिश किए हैं वही वाले लिए हैं जो परीक्षा उपयोगी रहे हुए हैं। नियम संख्या 4 देखेंगे। नियम संख्या 4 में क्या दिया है, विसर्ग से पूर्व, यदि कह रहे हैं विसर्ग से पूर्व कोई स्वर हो और बाद में च, छ और से। विसर्ग से पहले कोई भी स्वर, मतलब 11 में से कोई भी स्वर, और उसके बाद में च, छ, से हो, तो जो है विसर्ग जो है, विसर्ग स में बदल जाता है। ये जो विसर्ग होगा ये श में बदल जाएगा। आइए देखते हैं इनके उदाहरण। तो निह जमा चल। अब क्या बताया था कि नी कोई भी स्वर हो तो यहाँ ई और यहाँ ए इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या देखा, च, ये च, तो च जुड़ा हुआ है, तो क्या देखा कि नी के आगे जो विसर्ग लगा हुआ ये स में बदल जाएगा आधे में, तो निश्चल। निह जमा छल, ठीक वही उदाहरण है, निश्चल। दुह जमा शासन, तो यहाँ भी वही उदाहरण, कोई भी स्वर फिर विसर्ग और फिर कोई स्वर आ या श दिया है आपका, यहाँ से, तो शा से, तो से आ गया तो दुशासन। ये भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आइए नियम संख्या 5 को देखते हैं कि 5 में क्या दिया है। विसर्ग के बाद यदि त या से, या तो तय हो या से हो तो विसर्ग का स बन जाता है। यदि विसर्ग के बाद में तय या से हो तो क्या बन जाएगा, श बन जाएगा। देखिए विसर्ग पहले वाले पद में, उसके बाद में जमा तय से, इनमें से कोई सा भी वर्ण आ जाए तो क्या हो जाएगा, स बन जाएगा। तो इसमें देखेंगे उदाहरण में देखा नमः जमा ते, तो ठीक वही यहाँ है, नमः विसर्ग और उसके बाद में तय, तो इसका विसर्ग का स बना, और वो भी कौन सा, हलंत, आधा से, तो ये हुआ नमस्ते। निह जमा संतान, तो निस्संतान, निस्संतान से, विसर्ग का से। दुह जमा साहसी, तो इसका से आधा विसर्ग की वजह से, तो क्या दिया, दुस्साहसी। नियम संख्या 6, तो 6वें नियम में हम देखेंगे, 6ठे नियम में हम देखेंगे कि विसर्ग से पूर्व अगर ई या उ हो और बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ, इनमें से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग जो है वह स में बदल जाता है। एक बार इसको और अच्छे तरीके से देख लेते हैं। अगर विसर्ग से पहले ई या उ, विसर्ग से पहले ई या उ और विसर्ग के बाद दूसरे वाले पद में क, ख, ट, ठ, प, फ, इनमें से कोई सा भी वर्ण अगर आ जाता है तो क्या बन जाएगा, स बन जाएगा। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। चतुह जमा पद, चतुह जमा पद, चतुह जमा पाद, तो क्या दिया, यहाँ जो नियम हमने पढ़ा था कि ई या उ, तो यहाँ पर उ प्रथम पद में विसर्ग से पहले, और उसके बाद में हमने पढ़ा था कि आगे में क, ख, ट, ठ या प, फ, तो यहाँ प आ गया, तो ये क्या बनेगा, श भी कौन सा, हलंत लगा हुआ, तो चतुह जमा पाद या चतुह जमा पद भी हो तो भी वही बात होगी, चतुष्पद। धनुह जमा टंकार, तो ये उ और टंकार में ट, तो धनुष टंकार, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में निह जमा पाप, तो निह में ई, कोई भी स्वर में से आपको बताया था ई या उ में से कोई सा स्वर आ जाए तो ई, और ये उ, तो ई के बाद में पैप है तो ये क्या बन जाएगा, स, तो निष्पाप। और ठीक उसी प्रकार से और अंतिम उदाहरण अपना निह जमा फल, तो नी का ई और फ, पैफ, फ और ये दोनों जोड़ेंगे तो निष्फल। आशा करता हूँ संधि के तीनों ही भाग आपको पसंद आए होंगे और कम से कम नियमों में इनको
समाप्त करने का प्रयास किया है। संधि में इसके अलावा और भी बहुत सारे नियम हैं और मैंने केवल उन्हीं नियमों को लिए हैं जो ज़्यादातर परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थे, महत्वपूर्ण थे, और उन्हीं को आप लोगों के सामने रखा है। आपने जो है इनको पसंद किया ही होगा। धन्यवाद आपका।